डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है प्रथम वर्ष कला भूगोल के लिए एरी की संतुलन संकल्पना। सन 1859 में सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय के निर्देशन में, जो तत्कालीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, भारत के उत्तरी मैदानी भागों में अक्षांशों के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण हो रहा था। सर्वेक्षण दो विधियों के माध्यम से किया जा रहा था, त्रिभुजीकरण विधि एवं खगोलीय विधि। त्रिभुजीकरण विधि के द्वारा जब अक्षांशों का मान लिया गया, त्रिभुजीकरण विधि जब मान लिया गया तो यह मान 5 डिग्री 23 मिनट 42.294 सेकंड आया। और जब उस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थानों का जब मान लिया गया खगोलीय विधि से, तो मान आया 5 डिग्री 23 मिनट 37.058 सेकंड। अतः दोनों में अंतर आ गया 5.236 सेकंड। जैसे ही यह अंतर एवरेस्ट महोदय के सामने आया, तो इस अंतर का कारण जानने की जिज्ञासा एवरेस्ट महोदय के मस्तिष्क में आई और उसने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रसिद्ध भूगोलवेता एरी से पूछा कि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, सर्वेक्षण दो विधियों के माध्यम से कर रहे हैं, त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि। कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थानों का जब ये मान लिया गया इन दोनों विधियों से, तो अंतर 5.236 सेकंड आ गया। इसका कारण क्या है? एरी महोदय ने भारतीय उत्तरी मैदानी भागों तो हिमालय की स्थिति को देख करके बताया कि चूंकि हिमालय पर्वत वहाँ कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थान से 60 मील की दूरी पर स्थित है, अतः हिमालय पर्वत सर्वेक्षण में प्रयुक्त पेंडुलम को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और उसके कारण से यह अंतर आया है। एवरेस्ट महोदय इससे संतुष्ट नहीं हुआ, वह दूसरे प्रमुख भूगोलवेता प्राट महोदय के सामने गया। प्राट के सामने उसने अपनी इस समस्या को रखा। प्राट महोदय ने पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल के रूप में मान करके उसका घनत्व 2.7 माना तथा उसके नीचे सीमा का घनत्व 3.5 माना, और इसके आधार पर जब गणना की गई तो इन दोनों विधियों से यह अंतर 5.236 सेकंड से बढ़ करके 15.885 सेकंड आ गया। जैसे ही यह अंतर आया तो प्राट महोदय ने इस अंतर ज़्यादा होने का कारण सुझाए, जिसके अंतर्गत प्रथम सुझाव के अंतर्गत प्राट महोदय ने उल्लेखित किया कि हिमालय पर्वत अंदर से खोखला हो सकता है, जिसके कारण से वह वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। दूसरे कारण के रूप में उसने बताया कि हिमालय पर्वत पर जो ऊपर अत्यधिक पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे स्थित कम घनत्व वाले पदार्थों के द्वारा उसका संतुलन हो जाता है, जिसके कारण हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तीसरा, उसने इसके लिए उजागर किया कि हिमालय पर्वत स्वयं कम घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित हो सकता है, और कम घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होने के कारण से वह वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। चौथे तथ्य के रूप में उसने उल्लेखित किया कि पृथ्वी के धरातल से कुछ गहराई पर एक ऐसा तल है जिसके नीचे स्थित चट्टानों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर घनत्व में अंतर नहीं पाया जाता है। इसके संदर्भ में उसने उल्लेखित किया कि इस
क्षतिपूर्ति तल या समदबाव तल से जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, जो भूभाग जितना कम नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे ही ये तथ्य संतुलन की संकल्पना के विकास के सामने आए, एरी महोदय ने जब यह उल्लेखित किया कि हिमालय पर्वत सर्वेक्षण में प्रयुक्त पेंडुलम को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण से हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। अतः हिमालय पर्वत अंदर से खोखला नहीं हो सकता है। एरी महोदय ने यह उल्लेखित किया कि पृथ्वी का ऊपरी धरातल, जिसे हम क्रस्ट के रूप में जानते हैं या शियाल परत के रूप में जानते हैं, यह क्रस्ट या शियाल अधः स्तर या सीमा पर उसी प्रकार से तैर रहा है जिस प्रकार से एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है या एक नाव पानी में तैरती है। जब एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है या नाव पानी में तैरती है, उस समय बर्फ का 9 भाग पानी के नीचे रहता है। बर्फ का 9 भाग पानी के नीचे रहता है तथा एक भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है। एक भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है। सतह से ऊपर रहता है। अतः क्रस्ट अधः स्तर पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है, एरी महोदय के अनुसार। यदि इस प्रकार से हम देखें, इसके आधार पर, जैसा कि एरी महोदय कह रहा है कि क्रस्ट अधः स्तर पर तैर रहा है या शियाल सीमा पर तैर रही है, उसी प्रकार से तैर रही है जैसे एक नाव पानी में तैरती है, एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि इसके आधार पर हम गणना करें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट महोदय की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। यदि इसके आधार पर हम गणना करें तो इस एवरेस्ट की चोटी की जड़ अधः स्तर में 9 गुना ज़्यादा होगी। तो 9 × 72, 9 × 36, 43, 9 × 72, 76, 9 × 72, 79,632 मीटर लंबी जड़ एवरेस्ट की अधः स्तर में डूबी हुई होगी। अतः हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग, एरी महोदय के अनुसार हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। एरी महोदय के अनुसार पृथ्वी के धरातल का जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसकी जड़ की गहराई उतनी ही ज़्यादा होगी, जो भूभाग जितना ज़्यादा नीचा होगा उसकी जड़ की गहराई उतनी ही कम होगी। एरी महोदय के अनुसार कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस एरी महोदय की संकल्पना इस तथ्य पर आधारित है कि धरातल पर जितनी भी भू आकृतियां हैं
उनका घनत्व एक समान रहता है, लेकिन उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। जैसे पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान जितने भी हैं उनका घनत्व एक समान रहेगा। जैसे हिमालय का घनत्व भी यदि 2.7 है तो मैदानी भागों का भी घनत्व 2.7 होगा। घनत्व में अंतर नहीं होता है, लेकिन उसकी जो गहराई है, हिमालय पर्वत जितना ऊंचा ज़्यादा है तो उसकी गहराई ज़्यादा होगी, मैदानी भाग कम ऊंचा है उसकी गहराई अधः स्तर में कम होगी, जिसके कारण से जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वह अधः स्तर के पदार्थों को अधिक मात्रा में हटाएगा, जो भूभाग कम नीचा होगा वह अधः स्तर के कम भागों को हटा पाएगा, जिसके कारण से उनके मध्य संतुलन बना रहता है। इसके लिए एरी महोदय ने एक उदाहरण लिया है। समान घनत्व वाले लकड़ी के विभिन्न आकार के टुकड़ों को जब उसने पानी में डुबोया तो वो एक प्रकार से उसी प्रकार से व्यवस्थित हो गए जैसे कि पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भू आकार, पर्वत, पठार, मैदान, इस समदबाव सभी जिस प्रकार से संतुलित हैं उसी प्रकार से पानी में समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़े व्यवस्थित हो गए।